दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसी फौज जो जहां से गुजरती वहां सिर्फ खंडहर बचते, इंसान ही नहीं जानवर तक खत्म हो जाते। एक ऐसी फौज जिसे देख घोड़े भी कांप जाते और नदियां खून से लाल हो जाती। ये वही फौज थी जिसने रूस से लेकर चीन और ईरान तक को राख में मिला दिया था। लेकिन जब इस फौज ने हिंदुस्तान की सरहद लांघने की कोशिश की, तब इसके रास्ते में एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के घोड़े पानी पीना छोड़ देते थे। एक ऐसा योद्धा जिसे इतिहास ने भुला दिया, मगर जिसने अपनी तलवार से भारत को बचाने की कीमत अपने खून से चुकाई। तो आखिर कौन था यह जाबांज? क्यों इसकी बहादुरी पर भी इतिहास चुप है? और कैसे इस एक इंसान ने मंगोलों की 1 लाख की फौज को हिलाकर रख दिया? आइए इस भूली बिसरी मगर हैरत अंगेज कहानी को फिर से जिंदा करते हैं। दोस्तों, ये 13वीं सदी के आखिर और 14वीं सदी की शुरुआत की बात है, जब दिल्ली के बिल्कुल बाहर एक बेहद खतरनाक फौज आकर खड़ी हो गई थी। यह वही फौज थी जिसके बारे में उस दौर में मशहूर था कि जिस इलाके से भी यह गुजरती वहां सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कुत्ते, बिल्ली, चूहे, सांप, खेत खलिहान सब कुछ खत्म हो जाता था। इस फौज के सिपाही इतने ज्यादा जालिम और खतरनाक थे कि बिना लगाम पकड़े ही अपने घोड़ों को दौड़ाते और दोनों हाथों से हर दिशा में तीर चलाते थे। उस दौर में जब पूरी दुनिया की आबादी बहुत कम थी, तब इन लोगों ने महज 3 साल के अंदर 60 लाख से ज्यादा लोगों को खत्म कर डाला। रूस, चीन, ईरान जो भी इनका सामना करता वह कुछ ही पलों में मिट्टी में मिला दिया जाता। लेकिन अगर यह खतरनाक और ताकतवर फौज लाख कोशिशों के बावजूद किसी एक ताकत का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो वह ताकत थी हिंदुस्तान। दरअसल यहाँ बात हो रही है मंगोल बनाम खिलजी सल्तनत की। आमतौर पर मंगोलों से भारत को बचाने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है, जो काफी हद तक सही भी है। लेकिन समस्या ये है कि इस पूरी कहानी के बीच एक ऐसे महान योद्धा को भुला दिया जाता है जिसका योगदान भारत को मंगोलों से बचाने में सबसे बड़ा था। वह योद्धा कोई और नहीं बल्कि जफर खान थे। कई इतिहासकारों ने लिखा है कि मंगोल फौजों के सिपाहियों में इस इंसान का इतना खौफ था कि जब कभी उनके घोड़े पानी पीने से मना कर देते तो उनके सेनापति कहते, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने जफर खान को देख लिया है। अब जफर खान की कहानी जानने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। मंगोलों ने शुरू से ही भारत पर कब्जा करने का सपना देखा था। अलग अलग दौर में उन्होंने कई कोशिशें की। खासकर अगर खिलजी सल्तनत की बात करें तो खुद अलाउद्दीन खिलजी भी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के दौर में मंगोलों के खिलाफ लड़ चुके थे। मगर अब वक्त आ चुका था 1299 का। भारत में लगातार हार का सामना करने के बाद मंगोलों ने अब की बार एक आखिरी और सबसे बड़ा हमला करने का फैसला कर लिया था। बड़े बड़े मंगोल सरदारों की मीटिंग बुलाई गई और एक विशाल फौज तैयार करके भारत की ओर रवाना कर दी गई। मशहूर इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि इस मंगोल फौज में करीब 1 लाख सैनिक थे। जैसे ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में यह खबर पहुंची कि मंगोलों की इतनी बड़ी फौज सिंधु नदी पार कर चुकी है और तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ रही है, तो पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मंगोलों के जुल्म की कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर थीं, इसलिए लोग अपनी जान बचाने के लिए भागकर दिल्ली पहुंचने लगे। दिल्ली की मस्जिदें, खानकाहें, बाजार, हर जगह लोगों की भीड़ जमा हो गई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने से दिल्ली में रातों रात महंगाई भी चरम पर पहुंच गई। इसी हालात को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सलाहकारों ने उसे मंगोलों से संधि करने की सलाह दी। उनका कहना था कि अगर कोई समझौता कर लिया जाए तो इस मुसीबत से बचा जा सकता है। लेकिन इतिहासकार किशोरी शरण लाल लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का जवाब था, मैं ऊंट की पीठ के पीछे छिपने वालों में से नहीं हूँ, मैं खुद जाकर कुतुल ख्वाजा से निपटूंगा। याद रहे, कुतुल ख्वाजा उस इंसान का नाम था कि जो मंगोलों की इस 1 लाख की फौज को लीड कर रहा था, मतलब कि मंगोलों के सिपह सालार का नाम। अब वैसे तो खुद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सिपह सालार को भी इस बात का पहले से ही अंदाजा था कि सुल्तान की तरफ से यह जवाब आएगा
क्योंकि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पहले भी मैदान में कई बार मंगोलों का मुकाबला कर चुके थे। लेकिन इस बार सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि मंगोलों की फौज न सिर्फ बहुत ज्यादा बड़ी और ताकतवर थी, बल्कि दूसरी तरफ खिलजियों के पास तैयारी का बिल्कुल वक्त नहीं था। सुल्तान की तरफ से पहले तो अपने सारे गवर्नर को खत लिखे गए और फौरन ये हुक्म दिया गया कि अपने अपने इलाकों से सल्तनत की हिफाजत की खातिर फौजों को रवाना किया जाए। और फिर जो फौज जमा हुई उसको लेकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किली नाम के एक इलाके में डेरा डाला। ऐतिहासिक किताबों से पता चलता है कि महल से निकलते वक्त अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंकल, जो दिल्ली के कोतवाल भी हुआ करते थे, मतलब कि अलाउल मुल्क, उनको अपने महल की चाबी दी और साथ ही में यह हुक्म दिया कि जंग के बाद दोनों फौजों में से जो भी जीत कर आए यह चाबी उसी के हवाले कर देना। दोस्तों, फाइनली अब जंग का दिन भी आ गया। यमुना नदी के किनारे एक मैदान में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की फौज जमा हुई। फौज को इस तरीके से खड़ा किया गया कि जो लेफ्ट फ्लैंक थी उसको नुसरत खान लीड कर रहे थे, जबकि बीच में खुद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी खड़े हुए थे और उनके सीधे हाथ पर, मतलब कि जो राइट साइड थी, उसको लीड कर रहे थे हिजबुद्दीन उर्फ जफर खान। फिर इन तमाम के आगे खड़ा किया गया था भारत के मशहूर और ताकतवर हाथियों को, जो दरअसल खिलजी सल्तनत की फौज और मंगोलों के बीच में एक बफर का काम कर रहे थे। फौज तो तैयार हो चुकी थी और लड़ने के लिए भी बिल्कुल रेडी थी, मगर फिर भी अलाउद्दीन खिलजी का यह हुक्म था कि इजाजत के बगैर एक सिपाही भी कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। वजह यह थी कि अलाउद्दीन खिलजी की यह राय थी कि जंग को जितना लेट से लेट किया जा सके उतना बेहतर है, क्योंकि ज्यादा वक्त मिलने पर अलग अलग इलाकों के गवर्नर्स और भी ज्यादा फौज भेजेंगे और इस तरह से हमारी जो स्थिति है वह और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और मजबूत स्थिति में इतनी बड़ी और ताकतवर फौज से लड़ना ज्यादा आसान होगा। सुल्तान की इसी स्ट्रेटजी की वजह से ही कई दिन गुजर गए और दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रहीं, मगर किसी ने भी किसी पर हमला नहीं किया। मगर कई दिन गुजर जाने के बाद अचानक से एक दिन बड़ी ही अजीब चीज होती है। मंगोल फौज की जो बाईं टुकड़ी थी, जो लेफ्ट फ्लैंक थी, उसके सिपाही बड़ी तेजी के साथ अपने कदम पीछे हटाने लगे। अब वैसे तो सुल्तान का यह हुक्म था कि चाहे कुछ भी हो जाए कोई आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन इस चीज को अच्छा मौका समझते हुए राइट फ्लैंक के लीडर, मतलब कि जनरल जफर खान ने हमला कर दिया। मगर अब सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि ये जफर खान थे कौन। तो आपको बता दें कि जफर खान सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत के ही सबसे माने हुए सिपहसालार नहीं थे, बल्कि उनकी गिनती तो पूरे भारत के इतिहास के ही जो टॉप कमांडर्स हैं, जो टॉप सिपहसालार हैं, उनमें की जाती है। 15वीं सदी के इतिहासकार याह्या बिन अहमद सरहिंदी की माने तो इनका असली नाम यूसुफ हुआ करता था और ये नस्ली तौर पर एक हिंदुस्तानी ही थे, मतलब इनका जन्म भारत में ही हुआ था। और यह कोई पहला मौका नहीं था कि जब जफर खान और मंगोल फौज आमने सामने खड़ी थी, बल्कि इससे पहले भी कई बार जफर खान ही मंगोलों को हरा चुके थे। बल्कि खिलजी सल्तनत के बारे में जितना भी हम पढ़ते हैं कि खिलजियों ने बार बार मंगोलों को हराया, उसमें सबसे अहम और सबसे ज़्यादा बार रोल जफर खान की तरफ से ही निभाया गया था। इससे पहले 1259 में भी जब मंगोलों की एक ताकतवर फौज ने सिंध पर हमला किया था, तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जफर खान को ही लड़ने के लिए भेजा गया था। जफर खान ने न सिर्फ मंगोलों का मुकाबला करके उनको हराया, बल्कि इतना बुरा हराया कि 4000 के करीब मंगोल फौजियों को तो कैदी बनाकर दिल्ली ले आए थे। मंगोलों के खिलाफ इस बड़ी कामयाबी ने जफर खान की पॉपुलैरिटी और उनकी मकबूलियत को आसमान पर पहुंचा दिया था। दिल्ली सल्तनत का बच्चा बच्चा जफर खान की बहादुरी के गीत गाया करता था, लेकिन परेशानी की बात यह थी कि सल्तनत के आम लोगों में जैसे जैसे जफर खान का कद बढ़ता गया, वैसे वैसे महल में उनके दुश्मन भी बढ़ते चले गए। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है कि खुद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का भाई, मतलब कि उलू खान, दरअसल जफर खान को कत्ल करने के लिए जहर देने की प्लानिंग तक कर चुका था।
जबकि खुद सुल्तान ने भी जफर खान को कम से कम दिल्ली से बंगाल की तरफ ट्रांसफर करने का फैसला तो कर ही लिया था। मगर कोई भी बड़ा फैसला लिया जाता या कोई हादसा होता, उससे पहले ही मंगोलों ने एक बार फिर से बड़ा हमला कर दिया। अब जब मंगोल अपनी लगभग 1 लाख की बड़ी फौज लेकर आ रहे थे, तो जाहिर है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के लिए जफर खान को नजरअंदाज करना और उनके बिना इस जंग में कूदना एक मुश्किल टास्क था। इसीलिए खिलजी फौज की एक बड़ी टुकड़ी का कमांडर बनाकर उन्हें आगे खड़ा किया गया। लेकिन जैसा कि हमने जाना, जफर खान से इस जंग में बड़ी गलती हो चुकी थी। मंगोलों की एक टुकड़ी को पीछे हटता देखकर जफर खान ने उनके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। घोड़े दौड़ाते हुए उन्हें यह खबर ही नहीं हुई कि वे 55 किलोमीटर की लंबी दूरी कवर कर चुके थे। यही तो वह चीज थी जिसका मंगोल इंतजार कर रहे थे और जो वे चाहते थे, क्योंकि यह कुछ और नहीं बल्कि मंगोलों का बिछाया हुआ एक खतरनाक जाल था। जैसे ही उन्होंने देखा कि जफर खान अपनी टुकड़ी के साथ इतनी दूर आ चुके हैं, अपनी बाकी फौज से अलग हो चुके हैं, अकेले पड़ चुके हैं, तो फौरन ही मंगोल फौज ने उन पर हमला कर दिया। अब सिपह सालार जफर खान के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाले हालात पैदा हो गए थे, क्योंकि वे पहले ही सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की नाफरमानी कर चुके थे। इसलिए निंदाइनिन का सत्य तय था कि बाद में सुल्तान की तरफ से मौत का फरमान सुनाया जाएगा। ऐसे मुश्किल हालात में भी जफर खान ने मंगोलों की इस बड़ी फौज से सीधा मुकाबला करने का फैसला किया। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों से यह भी पता चलता है कि जंग शुरू होने से पहले मंगोल फौज के सरदार हिजल खान ने समझौते का एक पैगाम भिजवाया था। उसने जफर खान को एक ऑफर दिया कि अगर वे अभी भी मंगोलों के साथ मिल जाएं, तो उन्हें मंगोल सल्तनत के हुक्मरान दुआ खान के पास ले जाया जाएगा और इनाम के तौर पर किसी बड़े ओहदे से नवाजा जाएगा। लेकिन जफर खान ने इनकार कर दिया और इनकार के बाद आखिरकार जंग शुरू हो गई। 14वीं सदी के मशहूर इतिहासकार अब्दुल मलिक इसामी ने लिखा है कि तादाद में कम होने के बावजूद भी जफर खान और उनकी फौज इतनी बहादुरी से लड़ी कि उन्होंने मंगोलों के लगभग 5000 सिपाहियों को मार गिराया, जबकि उनकी फौज में मरने वालों की संख्या मात्र 800 के करीब थी। मगर अब जफर खान के पास भी लड़ने के लिए केवल 200 सिपाही ही बचे थे। जफर खान, जो घोड़े पर सवार होकर पूरे युद्ध में डटे रहे थे, अचानक एक तीर उनके घोड़े पर आकर लगा, जिससे घोड़ा जमीन पर गिर गया। घोड़े के गिरते ही जफर खान ने भी पैदल ही हिजल खान से लड़ाई शुरू कर दी। मगर तभी अचानक दूर से किसी अजनबी के चलाए गए तीर ने उन्हें आकर लग गया, जो सीधे उनके सीने को चीरते हुए अंदर चला गया। तीर लगते ही जफर खान जमीन पर गिरे और कुछ लम्हों बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। कहने को तो जफर खान की मौत हो चुकी थी, लेकिन इस दुनिया से जाते जाते भी उन्होंने मंगोलों को एक बड़ी शिकस्त दी थी। अगर आप इस जंग के नतीजे को सर्च करेंगे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां लिखा मिलेगा, मंगोलों की भारत से वापसी। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के मुताबिक जफर खान का यह हमला इतना तेज और खतरनाक था कि जिस तरह से उनकी छोटी सी टुकड़ी मंगोलों के खिलाफ लड़ी, उसने पूरी मंगोल फौज में दहशत फैला दी। मंगोलों में यह चर्चा शुरू हो गई कि अगर एक छोटी टुकड़ी ही ऐसा कर सकती है, तो पीछे खड़ी पूरी फौज क्या कर सकती है। इसी सोच ने मंगोल फौज के हौसले तोड़ दिए और उन्होंने वापसी का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो पहले से इसी रणनीति पर काम कर रहे थे, उन्होंने मंगोल फौज को शांतिपूर्वक वापस जाने दिया। हालांकि मंगोलों का भारत पर यह पहला हमला नहीं था और ना ही आखिरी। इस युद्ध के बाद भी उन्होंने 3 बार और खिलजी सल्तनत पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से हार का सामना करना पड़ा। जहाँ तक जफर खान की बात है, तो 1299 की इस जंग में उनकी भूमिका सबसे अहम थी। इससे पहले भी वे मंगोलों को कई बार शिकस्त दे चुके थे, मगर आखिरी जंग में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की नाफरमानी करके जो गलती उन्होंने की, उसे सुल्तान ने कभी माफ़ नहीं किया। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है कि जफर खान का नाम शाही रिकॉर्ड से हटा दिया गया, यानी किसी भी दस्तावेज में उनका नाम दर्ज नहीं किया गया। यहाँ तक कि अमीर खुसरो, जो उस समय अलाउद्दीन खिलजी के महल में थे,
उनकी लेखनी में भी ज़फ़र खान का कोई जिक्र नहीं मिलता। यह तो बाद में आने वाले इतिहासकारों और लेखकों की मेहनत थी जिन्होंने ज़फ़र खान की वीरता को दुनिया के सामने रखा। अब आप में से कितने लोग पहले से ज़फ़र खान को अच्छी तरह जानते थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे हिंद टीवी हिंदी उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करें।